भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे बीच में लखनऊ से चल के उमेश बाबू सर आए हैं। ये अर्थशास्त्री हैं, बजट के अच्छे जानकार हैं। महंगाई कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, ये सारे मुद्दे हैं। और विशेषकर आज जो देश में ये माहौल चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म को कैसे बचाया जाए, आखिर किससे खतरा है, इन सारे बातों से इनसे जानूंगा कि आखिर आज देश की जो राजनीति है उस पर भी चर्चा करूंगा इनसे। तो इनसे बहुत सारे सवाल है, तो मैं इनसे परिचय कराता हूं। हमारे बीच में आए हैं सर। आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम। सर, आप थोड़ा अपना परिचय बता दें हमारे दर्शकों के कि आपका बैकग्राउंड क्या है सर। मेरा नाम उमेश बाबू है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये जो बजट का है, इकोनॉमिक्स है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसका हम एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, अफसरशाहियों का भी एनालिसिस करते हैं। तो ये इसमें हम करीब 15-20 सालों से हम एक काम कर रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में लोग जानते हैं वो है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाला हुआ था, तो उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक का ऑपरेशन जो है सारा चीज हम लोगों ने किया था, जिसमें दलितों का 876 करोड़ रुपीज जो है जो लैप्स हुआ था, वो डाइवर्ट हुआ था 744 करोड़ रुपीज। तो वो पैसा फिर वो वापस आया, वो पार्लियामेंट में जो है ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुआ जी। तो जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा आपसे सवाल है, पहला सवाल ये है कि जैसे आज देश में माहौल बन रहा है कि पूरा देश में जैसे राम मंदिर मोदी ने बनवा दिया और पूरा देश जो है हिंदूकरण मोदी कर रहे हैं कि देश जो है वो हिंदुओं को राम मंदिर बना के उनको उत्थान कर दिया, मंदिर बना दिया। तो उससे मैं जानना चाहूँ तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो हिंदू कैसे खतरे में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, कोई किसी आप खतरे में, उसका इंडिकेटर क्या है, सूचकांक क्या, किसको देख करके आप बोलेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो संविधान को अगर देखते हैं तो संविधान में हमारा ये अधिकार है, निजता का मामला है। हम किसी को माने ना माने, किसको माने, ये हमारा मन के पसंद का अंदरूनी बात है, इसमें कोई दखल नहीं है। और राजनीति को धर्म से अलग रखा गया है, स्वायत्त दोनों चीजें हैं। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को ही खतरा होगा, राजनीति को भी खतरा होगा और धर्म को भी खतरा होगा। कैसे? हाँ, अब हो रहा है, इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जितने शंकराचार्य हैं और मठों के जो है हमारे महंत लोग हैं, उन लोगों ने राम मंदिर में निर्माण के समय जो उद्घाटन हुआ उसमें जो है नहीं आए। शंकराचार्य महोदय ये कह रहे हैं कि भाई ये नकली शंकराचार्य बना दिया है भाजपा ने, आरएसएस वालों ने नकली शंकराचार्य बना दिया है। तो ये दलितों ने तो शंकराचार्य नकली असली बनाते नहीं है, न आदिवासी बनाता है, न बैकवर्ड में बहुजन कोई नहीं बनाता है ये शंकराचार्य। और बहुजनों ने डिसाइड भी नहीं किया कि किसको बाहर रखना है, किसको रखना नहीं है। अच्छा, दलित और आदिवासी या पिछड़े लात जूता खाते थे, मंदिर जाते थे, चावा चढ़ाते थे, अब वो जा भी नहीं रहे लात जूता खाने के लिए, क्योंकि उधर शंकराचार्यों की पूछ नहीं है, तो इनकी पूछ क्या होगी। तो ये सारा काम, अच्छा, यहाँ पर चित्पावन ब्राह्मण है और बाकी इंडियन ब्राह्मण है। ये चित्पावन ब्राह्मण विदेशी ब्राह्मण है, इन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है। चित्पावन ब्राह्मण कह रहा है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, मोहन भागवत जी चित्पावन ब्राह्मण है, और हमारे इंडियन ब्राह्मण जो ये पोथी पत्रा देते थे उन लोगों को घास नहीं डाल रहे हैं। ये तो भविष्य देखने वालों को घास नहीं डाल रहे, हाथ देखने वालों को। तो ये जो है ये दलितों ने तो नहीं किया। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चलता है कि धर्म खतरे में है। अब कंपनियां आ रही हैं धर्म के नाम पर, वो मंदिर बनाएंगी, जिससे सारा तरह निजीकरण हो रहा है। जैसे एक मंदिर बना है, उसका क्या नाम बोलते हैं, एक है मंदिर बनना, पूरे ऑल इंडिया में बन रहा है, इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन। तो इस तरह से अब धर्म में भी निजीकरण हो रहा है। शंकराचार्य वो बोल रहे हैं कि इसका निजीकरण बंद करो धर्म का, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन सवाल है सर कि आज ओबीसी वो तो खुश हो रहा है कि हम भी तो हिंदू हैं और हिंदुओं के बल पर भी तो हिंदू राष्ट्र आएगा। जैसे
SC है, OBC है, इन्हीं के कंधे पे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा सर। हाँ, हिंदू धर्म इन्हीं के कंधे पर चलता रहा है और चलेगा भी। लेकिन सवाल आपका ये था कि हिंदू धर्म खतरे में है। हाँ, तो खतरा में है, ये इसके प्रमाण मैंने दिया। हाँ, ठीक है ना, खतरे हिंदू धर्म खतरे में है, उसका प्रमाण हमने आपको दे दिया। जी जी। अब नेता है वो धर्म में जा रहा है। हाँ, हाँ, और जो साधु है वो नेता बन रहा है। हाँ। अब नेता बनेगा तो नेता का चाल चरित्र साधु को अपनाना पड़ेगा। अब उससे लोग क्या पूछेंगे? चाल धर्म का काम है लोगों के चाल चरित्र को ऊंचा उठाना, लेकिन धर्म लोगों का चाल चरित्र ऊंचा उठाने की बजाय खुद ही नेता बन रहा है, तो गिरेगा कि धर्म गिरेगा कि ऊपर जाएगा? अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल रहेगा हाँ। कि आखिर जो खतरे में तो है, चलो मान रहे खतरे में, लेकिन किससे खतरा है? अच्छा, देखिए, इस भारत की धरती पर बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, कबीर आए, गुरु रविदास आए, हाँ, विदेशों में देखेंगे तो जीसस आए, सुकरात आए, वोल्टेयर आए। ये सारे धर्म को खत्म करने के लिए ही आए। इन लोगों के अंदर औकात नहीं थी कि धर्म को खत्म कर दें। ये RSS और बीजेपी ने जो बनाया धर्म को खत्म करने के लिए एजेंडा, उससे धर्म पक्का खत्म होगा। इन्होंने जो है क्या किया, धर्म को और राजनीति को मिला दिया, साधुओं को नेता बना दिया। यह तुम्हारा काम था चाल चरित्र लोगों का ऊंचा उठाना। तुम आकर के यहाँ नेतागिरी कर रहे हो, तो तुम्हारा वाला काम कौन करेगा? अब देखिए, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, अराजकता फैली हुई है, लोगों का अनुशासन भंग हो रहा है। तो ये जो है RSS का दाव जो है फेल नहीं होगा, पक्का कर रहा हूँ। देख ही रहे, निजीकरण हो रहा है, इस्कान है और क्या क्या और भी आएंगे। हाँ, अगर ये सरकार आ गई सत्ता में तो और भी आएंगे इस तरह की निजीकरण कंपनियां आएंगी और जो धर्म का जो है ठेका करेंगी। और ये सारा साधुओं की दुकान बंद होने वाली है। दलित नहीं बंद करेंगे, ना भोजन बंद करेगा, ये आपस में ही बंद कर लेंगे। तो ये धर्म को जो खतरा है असली, वो खतरा जो है RSS और बीजेपी से। सभी ब्राह्मणों से भी खतरा नहीं है, कुछ खास ब्राह्मण है उनसे खतरा है। अच्छा, जैसे करें कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो प्रमाण क्या है खतरे में? कैसे वो लोग करेंगे प्रमाण हिंदू धर्म खतरे में? प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि अभी शंकराचार्य जी लोग तो नहीं आए ना। धर्म का मतलब क्या है? शंकराचार्य। ईसाइयों में पोप होते हैं सबसे बड़े, उसी तरह से मुसलमानों में भी होते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। चार हमारे धाम हैं, चारों धामों के आदि गुरु शंकराचार्य हैं। वो क्यों विखलाप कर रहे हैं? उनके साथ साथ जितने मठ हैं, मठों के महंत क्यों खिलाफ में है? क्यों शंकराचार्य बोल रहे हैं कि जो है नकली शंकराचार्य भाजपा पैदा कर रही है? तो ये क्या धर्म के खत्म होने का प्रमाण नहीं है, ये सूचकांक है, ये प्रमाण है जिससे साबित होता है कि धर्म खतरे में है। अब खतरा किससे है, ये बात तय है कि किसी बहुजन ने जो है ये रणनीति नहीं बनाया है। अच्छा सर, मैं नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि धर्म बचेगा कैसे? धर्म को अगर बचाना है तो जितने भी महात्मा लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और यह बात तय करनी चाहिए कि जो नेता में गया वो साधु नहीं है, राजनीति में गया वो साधु नहीं है, उसकी एंट्री बंद हो जाए। टेम्पल में कोई भी धर्म हो, उसमें नेताओं की एंट्री बंद हो जानी चाहिए, तब तो बचेगा। नहीं तो राजनीति क्या है, इन धर्मगुरुओं को खा जाएगी। और लोग, जिन लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था पहले थी, आज भी और आगे भी रहेगी, तो जिन लोगों की आस्था है वो धोखा खाएंगे। सभी लोग आस्थावान नहीं है। और जैसे जब वहां पर लोगों, उन साधु लोगों का, चाहे महात्मा लोग हैं, उन लोगों का काम है कि जनता के बीच में जाएं और चाल चरित्र पर चर्चा करें। ये घंटा बजाने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा। सर, आप हनुमान चालीसा की बात किया, लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से डर दूर हो जाता है, भय दूर हो जाता है, भूत प्रेत भाग जाता है।
वही तो धर्म को खत्म कर रहे हैं। धर्म का काम था लोगों का चाल चरित्र ऊंचा करना। तो और आप उनको हनुमान चालीसा में एक तरफ फंसाए हुए तो हैं, भय नहीं दूर होता सर, आप कैसे बात कर रहे हैं आप? और दूसरी तरफ तो इस्कान आ जा रहा है। इस्कान को डर क्यों नहीं लग रहा है? उसका कंपनी का मालिक है, उसको तो डर नहीं लग रहा है, धर्म का धंधा करने आ गया। और ये लोगों ये विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ लोग फंस रहे हैं और दूसरी तरफ से धर्म का जो है मिठाई को कोई और जा रहा है। शंकराचार्य जी लोग गायब हो रहे हैं, साधु संत का मर्यादा खत्म हो रहा है। इज्जत जो थी हमारे महापुरुषों की, जो धर्म की इज्जत थी, वो इज्जत मिट्टी में मिल रही है। तो इसलिए जो है धर्म का जो चीज है कि ये धर्म बचेगा। संजय जी यहाँ 15 मिनट और बता देना। जब धर्म बचेगा कैसे? तो धर्म को अगर बचाना है तो हमारे जो सच में आज भी हैं साधु महात्मा, उन लोगों को जनता में जा करके और चाल चरित्र, नेता की चाल चरित्र पर चर्चा करो। जो राजकाज चलाता है, पुराने टाइम में राजा थे, उनके ऊपर धर्मगुरु आकर के बोलते थे कि नहीं कि राजा तो आपकी चाल चरित्र खराब है। आज भी जो है नेताओं को, एक नेताओं को जो है जाकर ये बोलना पड़ेगा हमारे धर्मगुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे, और हमारे शंकराचार्य तो आदि गुरु शंकराचार्य तो कितने साल के लिए वो बने हुए हैं। अच्छा सर, क्या एक धर्म को खत्म करके दूसरे धर्म को बचाया जा सकता है? कभी नहीं, ये बात तय है, कभी नहीं बच सकता। अगर ईसाई वालों धर्म को खत्म कर देंगे तो उसको फॉलो करने वाले इंडिया में बढ़ जाएंगे। इसलिए तो ईसाई धर्म को किसी ने खत्म नहीं किया। और कि वो और हिंदू धर्म को अगर खत्म करेंगे, मुसलमान को खत्म कर देंगे, तो हिंदू में जो बैठे हुए उनकी आंख नहीं है क्या? वो देखेंगे कि जब वो धर्म बेकार था तो ये धर्म कैसे ठीक हो सकता है? अबे लोगों को अपना अपना जो है चलने दीजिए। और ये धरती जो है डाइवर्स है। लोगों को जो है एक ही टाटा फैक्ट्री की कार बना देंगे 800 मॉडल की, तो सारी दुनिया बोर हो जाएगी। तो ये अलग अलग भांति के लिए कोई लोग करते रहेंगे। और एक धर्म को अगर हमेशा कोई भी चीज जिंदा रहती है तो विरोधाभासों के बीच में चर्चा होता है, उससे जिंदा रहती है। अब वो खत्म ही कर देंगे, जड़ ही खत्म कर देंगे, एक धर्म को खत्म करेंगे तो चर्चा किस पर करेंगे? अभी जैसे मोदी बार बार कहते हैं कि जब मनमोहन की सरकार थी तो महंगाई का माँ भी नहीं बोलते थे। हाँ। तो आप एक साथी होने के नाते क्या आप बता सकते हैं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? मोदी जी मनमोहन के बारे में कहते हैं कि महंगाई का माँ नहीं बोलते, तो क्या मोदी के राज में महंगाई नहीं बढ़ रही है? ये आपका सवाल है, लेकिन इस सवाल के जड़ में आप जाएंगे कि ये महंगाई बढ़ने से फायदा किसको है? जिनको फायदा है वे महंगाई बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और बाबा साहब के और बीच में उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में बाबा साहब ने इसको ऑब्जेक्शन किया था, फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। और सर उसको मैं दर्शकों को बताए फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे दर्शक नहीं इसको समझ पा रहे हैं, उसको जरा विस्तार से बता दें। फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अनाज आपने उगाया, हाँ, बोली हम लगाएंगे, हाँ, ये हमारा जो है खाद्य सामग्री में नहीं होना चाहिए। अच्छा, यह बात जो है जब संविधान सभा में उठी तो बाबा साहब ने विरोध कर दिया। कहा कि अगर आप किसान पैदा कर रहा है उसकी बोली आप लगाओगे तो उसके पॉकेट में तो जाएगा नहीं, रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो तो मारा जाएगा। ये बात बंद रहेगी। आइए आकर के जब 1990 के आसपास जो है इन लोगों ने फिर उस फॉरवर्ड ट्रेडिंग को लागू कर दिया। लागू किया तो कांग्रेस के अंदर थोड़ी शर्म थी, थोड़ा सा जो है उन चीजों को ज्यादा मजबूती से लागू नहीं किया। अब जो ये जो भाजपा है उससे 10 कदम आगे चल चुकी है फॉरवर्ड ट्रेडिंग से, लोगों का जमीन लेकर के दे रही है। ये बात फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब जब इन्फ्लेशन होगा तो आपका रेट बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है आजकल? लोग कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ बढ़ रही है, वो तो मान ही नहीं रहे कि महंगाई बढ़ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जब सारी हुकूमत लोगों की मूर्खता पर आधारित है। सर एक सवाल इसी में जुड़ जाता है, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो विकास के लिए ये जरूरी है महंगाई, और आपका तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है, ये तर्क देते हैं सर।
ये तर्क गलत है। इस छोटे से वीडियो में हम इसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब बात कर रहे थे, तो क्या भारत में गांव में लोगों को मालूम था कि वहाँ क्या कौन सा खेल चल रहा है राजनीतिक गलियारे में? नहीं मालूम था। आज भी जो है, जो आम जनता है, उसको पता नहीं है कि राजनीतिक गलियारे में क्या खेल चल रहा है। ऐसी भाषा बोली जाती है, उस भाषा को ये जानते ही नहीं है। और जिस भाषा में ये जवाब सवाल करते हैं, उस भाषा से उस समस्या का समाधान नहीं होना है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड ट्रेडिंग का आप पढ़ लो, कोई भी आप इंटरनेट करके कर लेना। करने के बाद जो है उस पर सवाल पूछो सरकार से, सरकार से सवाल पूछो, जो भी आप नेता आता बोला ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्यों आपने लाया है, कमोडिटीज जो है, जो जरूरी सामग्री उसमें क्यों लाया है, कब से लाया है, पहले क्यों नहीं था, पहले नहीं था तो अब लाने की क्या जरूरत पड़े, क्या भारत अमीर हो गया है? फिर उसके बाद जो चर्चा आगे बढ़ेगी, अब तो चर्चा ही खत्म हो गई। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ भाजपा नेताओं का मर्यादा जो है, ये लोग इनको इज्जत देना बंद कर दिए। ये क्या कारण इनका मर्यादा गिरता जा रहा है? इसमें आपको क्या कारण नजर आता है? देखिए, इसका जो है मैं एक छोटी सी स्टोरी से मैं बोलूंगा। हाँ। राजा भोज बहुत विद्वान नेता थे, राजा थे, बहुत उनको शौक था कि विद्वानों को अपने वहां पर रखने का। तो उन्होंने भारत के सारे विद्वानों को बुलाया और कहा कि एक राजस्थान से एक ऐसे चरवाहे को, मतलब गाय चराने वाले आदमी को बुलाया जिसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। तो सारे विद्वानों से कहा कि आप अपनी भाषा में तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, सारे विद्वानों को बुलाया। उन्होंने अपनी भाषा में एक एक सेंटेंस बोला और उस अनपढ़ आदमी को कहा कि तुम इसको, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको याद करना, और जिस तरह से ये बोलेंगे उसी तरह से तुम्हारा दोबारा बोलना है। तो सारे विद्वानों ने बोला, हर एक विद्वान के बोलने के बाद एक बाजा बजता, बैंड बाजा, और फिर दूसरा आदमी बोलता, फिर बैंड बाजा बोलता, फिर तीसरा आदमी, ऐसे करके 27 विद्वानों ने 27 राज्यों के किया वो। तो अब जब इनके बात खत्म हो गई तो फिर राजा भोज ने उस आदमी से बोला, चौराहे से जो गाय चराने वाला, कि बताओ आपने क्या समझा? तो उसने कहा कि उन लोगों को जितना स्पीड से वो बोल रहे थे उसी स्पीड से उसने भी बोला। तो तब राजा भोज ने कहा, पुष्कराम विवाहेषु गीतम गायते गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो धनम। यानी ऊंट की शादी में गधे गीत गाते हैं और आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या रूप है, क्या सुर है। तो राजा भोज ने एक ही बार में कह दिया कि ये जो झूठ मूठ की प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो लालची लोग हैं, 2 वक्त के तनख्वाह के लिए तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, ये इनसे राजकाज नहीं चलता है, ये तुमको डुबा देंगे। आप देखिए कितने लोगों के सलाहकारों ने अपने नेताओं को डुबा दिया, सारा नेताओं का सम्मान खत्म हो गया, अधिकारियों का मान सम्मान खत्म हो गया, और क्या इज्जत इनकी हुआ करती थी। तो राजा को तो उतना मेरिट और मैच्योरिटी होनी चाहिए, मेरिट मैच्योरिटी की कहीं कोई बात ही नहीं है। अब केवल भगत बने हुए हैं, भगत बने रहे हैं, इधर भी भगत उधर भी भगत, कंपटीशन लगा हुआ कि किसका भगत बहुत बड़ी ज्यादा भगत है, कौन कम भगत है। लोग पहले भक्ति करते थे भगवान की आत्मा, और अब भक्ति कर रहे हैं नेता की। तो नेता का मर्यादा खत्म नहीं होगा तो किसका खत्म होगा? भगवान की भी मर्यादा खत्म, नेता की भी मर्यादा खत्म, धर्म की भी मर्यादा खत्म, और ये शासन प्रशासन की भी मर्यादा खत्म। इसलिए जो भाजपा ने जो काम किया है उसको रिकवर करने के लिए, अगर ये 10 साल में जितना नुकसान किया है तो इसका 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा सर, नेताओं की मर्यादा क्या होती है, थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं कि अगर नेता आते हैं बहुत बढ़िया आपका हमदर्द बनाते हैं, आपको नब्ज पकड़ते हैं और नब्ज पकड़ के आपका वोट ले लेते हैं, तो हमारा दर्शक जो हमारा समाज है वो कैसे समझे कि नकली हमारा हमदर्द है, असली हमदर्द है? उसका कुछ अगर टिप्स हो तो बताओ हमें, दर्शकों को समझ जाए।
इसको टिप्स में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक चीज आप समझिए कि कहते हैं प्रौढ़ता, मेरिट। आप राजा के मेरिट, जो नेता आता है उसकी मेरिट पर बात करो, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। आप उदाहरण के लिए देखिए, बाबा साहब ने जब रिप्रेजेंटेशन अपना दिया था अंग्रेजों के सामने, कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, मेरिट थी। बाबा साहब एक सिंबल मैं बता रहा हूँ, ऐसा हर बिरादरी में है। राजपूतों में भी एक से एक राजपूत राजा भोज राजा मतलब दलित नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे जो राजा रहे हैं जिनके पास मेरिट थी, आप उसको देखते नहीं हैं और देखते हैं कि एक मदारी आ गया और मदारी देखा सम्मोहित होकर के, और आप बोलिए कि हमारा नेता जिंदाबाद। मदारियों को वोट दोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो हो रहा है आज की तारीख में। आप जो है एक जो है आपकी नायिका है, उन्होंने कहा कि देश को असली आजादी 2014 में मिला, और उसके बाद उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। अब ऐसे लोगों को टिकट देंगे, मदारियों को टिकट देंगे, ऐसे पता नहीं कितने नायक नायिका पड़े हुए हैं, ऐसे कितने पता नहीं कितने साधु साधुएं पड़े हुए हैं, उनको ला करके पार्लियामेंट में बैठाओगे तो पार्लियामेंट का लेवल गिरेगा नहीं, लेवल गिरेगा और फिर उनको गाली दोगे। अजीब पब्लिक है। पहले तो राजा भोज की जो बात कर रहे हैं, गधों को से गाना गवाती है, फिर गधों और फिर उनको गाली भी देती है। काम करने की जरूरत क्या है? जो आता है उससे मेरिट पर बात करो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तुम्हारा नॉलेज क्या है, तुम्हारी पॉलिटिकल स्टेमिना क्या है, तुम्हारी मैच्योरिटी क्या है, और यह काम पढ़े लिखे लोगों का है। अच्छा, जैसे अक्सर लोग वोट उसको तो देंगे जो हमारा काम करेगा, जो हमारे काम आएगा, जो हमारे दुख सुख में आएगा। अब जैसे कोई गरीब उम्मीदवार है, उसके पास तो पैसा नहीं है देने का, और जो बड़े बड़े पूंजीपति लखपति है, बाहुबली है, वो तो फोन से भी काम करा देंगे। तो इस तरह से तो जो गरीब हमदर्द रखने वाला भी है, उसको तो वहाँ जगह नहीं मिलेगा। अगर बाहुबली और क्या कहते हैं पैसे वाले घर से फोन करके हड़का कर काम करा देंगे, तो ये जो छोटे उम्मीदवार आपका हमदर्द वाला, उनको कहाँ जगह मिलेगी? ये जो चीज है जो आप बात बोल रहे हैं, यह लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है। यही जो है, एक होता है रेडीमेड स्कॉलर, रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा पहनते हैं तो उसी तरह से वो कंपनी होती है, उसी तरह से कुछ शब्द रटा दिया गया, नेता रेडीमेड हो जाता है। नेता जब होगा तो फिर वो ऐसे ही बातें बोलेगा, पब्लिक को चालाक तो होना ही पड़ेगा। और जितना पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि यह रेडीमेड जो स्कॉलर घूम रहे हैं, इनको खत्म करें और सही सवाल पूछें। ये राजनीति में आप सर छोटू राम को जानते होंगे आप, जो पंजाब से थे, हरियाणा पंजाब है। इन लोगों की क्या स्टेमिना थी, गजब की स्टेमिना थी, आते हैं जाट समाज से। ऐसे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हुए हैं। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? ये लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये तो तुम्हारा बेकार आदमी। लेकिन कांशीराम जी ने उन्हीं को डायमंड बना करके दिखाया। सर छोटू राम का आपने नाम लिया, तो उसी बात में एक थोड़ा सा मेरा जो प्रश्न है कि जब यहाँ पर साइमन कमीशन आया है इंडिया में, तो उस साइमन कमीशन में बाबा साहब का साथ देने वाले छोटू राम थे, लेकिन वो कहते हैं कि पूरा देश साइमन कमीशन के विरोध में था। लेकिन जबकि बाबा साहब और सर छोटू राम इसके समर्थन में कि आए हमारे देश में सर्वे करें, लेकिन गांधीयन कंपनी ने कहा कि नहीं, पूरा देश साइमन कमीशन के विरोध में है। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब इस पर फिर मैं वही बोलूंगा, राजा भोज वाली बात। अच्छा, कि उनकी शादी में गधे गीत गाते हैं और आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। इन लोगों को कम से कम जब समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, ये भक्ति किए चले जा रहे हैं, कुछ आता पता है ही नहीं। असलियत ये है कि साइमन कमीशन के खिलाफ में भारत के बहुत लोग थे, लेकिन वो चूंकि सत्ता थी कांग्रेस, मतलब गांधी जी जो है सम्मानित आदमी बने, सरकार बनी, इतिहास उस हिसाब से लिखा गया है। खैर उसका आज का परिप्रेक्ष्य नहीं है। आज का परिप्रेक्ष्य ये है कि आज भाजपा है, और भाजपा ने कांग्रेस 70 साल राज करने के बाद भी बात बनाया ही
सारी बुराइयां हम करते हैं कांग्रेस के लिए, उसके बाद बनाया ही। भाजपा ने बनाया एक भी नहीं, बिगाड़ दिया ज्यादा। उसको रिकवर करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे अभी। जब तक दमदार नेता नहीं आएंगे, मैच्योरिटी वाले नेता नहीं आएंगे, तो इन बिगड़ी हुई चीजों को सुधारेगा कौन? अच्छा सर, अभी राहुल गांधी ने बयान दिया है कि 2024 मैच फिक्सिंग है, 2024 की हम 400 पार, ये मैच फिक्सिंग शब्द यूज कर रहे हैं राहुल गांधी, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो फिक्सिंग है ही। फिक्सिंग है तभी तो ये सारी चीजें अभी निकल करके आ रही हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का निकल करके आया, फिर वीवीपैट वाला चीजें निकल करके आया, फिर ईडी ने जो है संजय सिंह को इतना दिनों तक गिरफ्तार किया था, वो मैटर निकल करके आया। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इंडिया रैली जो हुई थी रामलीला मैदान में, उसके बाद सारी चीजें हो रही हैं, तो ये आपको साफ दिख रहा है कि वो जो उन्होंने कहा वो बात सही थी। अगर फिक्स अब जब बात आ गई खुल करके सामने, तो सारे को देख नहीं रहा है क्या? अब शर्म के मारे उनको जो है सब चीजें करनी पड़ रही हैं, शौक से नहीं कर रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस दिया है कि जो आने वाला जो वोट पड़ता है, तो उसको जो वीवीपैट का जो पर्ची आती है, उसको गिनती क्यों नहीं की जाती है 100%? तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पर बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है, मुझे बहुत ज्यादा बोलने का नहीं है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप 100% गिनती क्यों नहीं कर सकते? लोगों के हाथ में पर्ची दो, वो अपनी पर्ची अपने से गिराएंगे, और गिराने के बाद जो है वो उसको आप काउंट करना जहाँ। तो ये इसमें कोई लफड़ा नहीं। अब लोगों को शक है तो भाई उनका आप पूरा क्यों नहीं कर देते? इतना 1000 करोड़ रुपया चंदा लेते हो पार्टी के लिए, उतना पैसा लगेगा भी नहीं उसको वीवीपैट बनाने में। अब जो लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सरकार के सामने प्रस्ताव रखो और उसके बाद इसको करो। इतना लोकतंत्र के बारे में इतने लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं हो जाए, तो इसको करने में क्या दिक्कत है? सर, एक लास्ट सवाल है आपसे कि अभी हाल ताज में दिल्ली के जेएनयू में जय भीम का नारा बुलंदी से वहां पर लगाया गया है, तो 75 साल के बाद जय भीम का नारा बुलंद हुआ दिल्ली में, और पहली बार वहां पर एबीपी को वहां हराया गया है। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर मैं आपकी अंतिम सवाल पर कोई बात बोलूंगा तो शायद बहुजनों को अच्छा ना लगे, लेकिन वो बात सच बोल देनी चाहिए। जी जी। मैं ये पूछता हूँ कि आने वाले 50 साल का प्रोग्राम क्या है बहुजनों के पास? रिजर्वेशन को लेकर के जय भीम की बात बोल रहे हैं, तो उसमें SC ST OBC की हम बात बोल रहे हैं। तुम्हारे रिजर्वेशन को लेकर के अगले 50 साल का कार्यक्रम क्या है तुम्हारा? हजारों करोड़ केस लड़ रहे हो और कोर्ट में दे रहे हो पैसा, लेकिन उस हजारों करोड़ को इस्तेमाल करने के लिए क्या तुम्हारा कार्यक्रम है अगले 50 साल का? इकोनॉमिक्स में रोजगार मिले, आपका शिक्षा मिले बढ़िया, आपको स्वास्थ्य से बढ़िया मिले, नौकरी चाकरी में जितना भी जो प्राइवेट है, निजी है, जो भी है, जहाँ कहीं होना है, तो उसमें कैसे आपको व्यवस्था मिले, उसके बारे में करने की जरूरत है। जेएनयू में जीत गए, जीतने के बाद आगे क्या है? क्या सिर्फ जीत करके खुद को जो है एक प्रोजेक्ट करके लीडर बन जाना है, वही है कि इसके आगे भी है कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था? क्या है? आज की तारीख में बहुजन के पास किसी भी फ्रंट पर दखल लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आई एम सॉरी अगर आपका वीडियो लंबा नहीं हो रहा हो, तो मैं छोटी सी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सवाल भी और लेना है थोड़ा सा। हाँ बोलिए आप। जब ट्रांजिशन पीरियड आता है, संजय टाइम बताना, ट्रांजिशन परिवर्तन काल आता है, तो लोगों को दखल देनी पड़ती है राजनीति में। बाबा साहब ने दखल दिया, कांची राम ने दखल दिया, वो परिवर्तन काल। अब देखिए ये है ना, लाल लाल दिख रहा है। फिर अभी एक परिवर्तन काल से आज हम गुजर रहे हैं, इसमें हमको दखल देनी चाहिए। हमारा इकोनॉमिक, बहुजन का इकोनॉमिक मुद्दा क्या है, रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, शिक्षा का मुद्दा क्या है, इन सारी चीजों पर जो है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जेएनयू का चुनाव जीत गए, बहन जी जीती थी, मीडिया ने पूजा किया,
खूब पूजा उनको और खत्म भी कर दिया। अखिलेश यादव थे, उनको भी पूजा किया, खत्म कर दिया। जेएनयू में जो जीते हैं उनकी भी पूजा कर रही है, उनको भी खत्म कर देगी। ये राजनीति है भैया। जिसको खत्म करना है, हलाल करना है, उसको प्रसाद खिलाते गांव में होता है ना, कि जिसको हलाल करना है उसको पहले थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो। जी सर, एक लास्ट सवाल और रह गया है। हाँ। क्योंकि अभी 14 अप्रैल आ रहा, बाबा साहब की जयंती आ रही है। हाँ। तो बहुत से लोग कहेंगे पूरी चलवा दो, भंडारा करा दो। तो भंडारा में समाज का भला है कि उनकी विचारधारा को और लोगों को पढ़ना, जानना, समझना है। लोग भंडारा करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। ये क्या है आपका सोच है? हमारा समाज किस तरह से समझ आ रहा है? मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूं। मिस्टर मैथ्यू थे जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म को लाया। जब वो गए थे साउथ में, जो है साउथ के थे, तो जब पढ़ा रहे थे, जीसस की बात बता रहे थे, तो उनकी बात लोग सुन नहीं रहे थे, क्योंकि वो हिंदू जैसे वो जनेऊधारी लग नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने जो है धोती कुर्ता पहना, जनेऊ पहना, और जनेऊ पहन करके फिर जो है वो संस्कृत में जो है जीसस की बातें बोलने लगे। उनको संस्कृत भी आती थी। वो जीसस की बातें और प्रचार बोलने लगे। तब जो है लोगों को लगा कि कोई दूसरा नया भगवान की बात कर। ये जो भगत है, जो प्रसाद भंडारा ये वो करने वाले बोल रहे हैं, ये इनके अंदर दिमाग में हिंदू भरा हुआ है। अच्छा, ये कभी मेरिट पर बात कर ही नहीं सकते, मैच्योरिटी पर बात कर ही नहीं सकते, जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बात कर ही नहीं सकते। सोचते हैं कि सस्ते में निपट लेते हैं, 2 लोगों को हलवा खिला देते हैं, लोगों को ये कर देते हैं, ये करके ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जितने संगठन बने हुए हैं आते हैं लोग 14 अप्रैल को, ये सारा मैं भी देखा हूँ, लाखों लोग। लेकिन उन लोगों को बुलाओ कि इस पर चर्चा करनी है, एक मसौदा तय करना है, अगले 50 साल का कार्यक्रम बनाना है, आप लोग आओ, इस पर हम चर्चा करते हैं, आएंगे ही नहीं। बात करने का जो है वो उस पर बात ही नहीं करेंगे। भगत हैं, नौकरी पा गई है, भगत बने हुए हैं। इसको मैं, बाबा साहब ने कब कहा था मूर्ति पूजा के लिए? बाबा साहब ने कब कहा हीरो पूजा के लिए? किसी भी महापुरुष ने कहा, बुद्ध ने कहा, नानक ने कहा, कबीर ने, किसने कहा हीरो पूजो? हम सम्मान करते। असली सैल्यूट इस बात में है कि जो काम किया था उन्होंने अधूरा, उसको करके दिखा दो। करने के लिए बुलाओ तो कोई आएगा नहीं। आप किसी भी भोजन बड़े नेता को बोलो, आप नाम ले लो, बताते हमें, नहीं आएगा। बोलो हम हलवा बांट देंगे, भंडारा कर देंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में भी नहीं बोलते हैं। तो क्या इसके पीछे लगता है कि आज हमारे जो बहुजनों के बीच में एक संघी घुसा हुआ है क्या? मतलब ऐसे बोल सकते हैं, संघी घुसा हुआ है। वो घुसने, वो भी ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि इनको एक होता है, आप काफी बारीक सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस पर अभी नहीं जाना चाह रहा था, बट साइकोलॉजिकल चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक है। विचारों से भी लोगों को मारा जा सकता है। बहुत सारे प्रयोगशालाओं में यह बात साबित हो चुकी है कि विचार देकर के लोगों को खोखला किया जा सकता है। और इन लोगों को ऐसे ऐसे विचार दे दिए गए हैं कि अभी अमूल्यहीन हो चुके हैं। वरना मूल्यहीन खोखला कोई नहीं होना चाहता, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारे अंदर कौन सा विचार घुस गया जिसकी वजह से हम खोखला। तो सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे सभी सवालों को आपने उत्तर दिया और समय निकाल कर आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, ये थे उमेश बाबू जी। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर हमारे इस प्रयास से आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, आपका छोटा से छोटा सहयोग हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और हमारी पत्रकारिता निष्पक्ष बनाने में काम करेगा। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।